हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसेंट्रिक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स का मतलब हमने क्या सीखा। वो वाले वेक्टर्स नहीं जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, जिसमें डायरेक्शन होती थी, मैग्नीट्यूड होती थी। यहाँ पे हम एकदम प्रॉपर सीक्वेंस के अनुसार नंबर को यदि मैट्रिक्स में लिखेंगे तो उसे हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। नाउ वेक्टर्स लिखने के बाद आपने सेट ऑफ वेक्टर्स क्रिएट किया और उन्हें देख के आपने मेथड के थ्रू बता दिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है या डिपेंडेंट वेक्टर्स है। बिल्कुल सम अप कर दें, उसके बाद हम बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर। चलिए इसको सम अप कर देते हैं। आपके पास क्या होगा था, आपके पास वेक्टर्स दिए होंगे। पूरा रोड मैप देखिएगा कि चीजें क्या हो रही है और कैसे हम कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, सो हमारे पास वेक्टर्स हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इन वेक्टर्स को आप कहाँ पे अरेंज करेंगे? मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे इसे? सेट ऑफ वेक्टर्स। नाउ जो भी वेक्टर्स आपको दिया होगा वो रो वाले फॉर्म में हो सकते हैं, कॉलम वाले फॉर्म में हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ये वेक्टर्स रो वेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि रो के फॉर्म में लिखे होंगे या फिर कॉलम्स के फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, लेकिन जब इन वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो यहां पे कॉलम फॉर्मेट में ही पुट करेंगे। कैसे? कौन से फॉर्मेट में? कॉलम फॉर्मेट में। समझिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझते जाइएगा, उसके पीछे की पर्दे की पीछे की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। आप कॉलम वाले फॉर्मेट में इसे लिखेंगे और ये जो बना इसे क्या बोले? सेट ऑफ वेक्टर्स है ये। यस और नो? सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है सर, क्लियर है। अब यहां से हमने क्या सीखा कि जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स थे जी, उनकी आपने रैंक फाइंड करी। ठीक है, यहां से हमारा टास्क क्या था कि हमें रैंक फाइंड करना है सर। ठीक है, ओके। वंस आपने रैंक को फाइंड कर लिया, उसके बाद कंक्लूजन की बारी। वो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन हमारा बड़े प्यार से बोल रहा है कि यदि रैंक जो है ना वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के या तो बराबर आ जाए, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के लिए मैं पूरा ही लिखना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ वेक्टर्स के यदि ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा था ना, इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। जी हाँ, हुआ। और दूसरा सीन आपने देखा था कि आपकी जो रोज है भाई साहब वो वेक्टर से कम आएंगी, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा है लेकिन रैंक कम हुआ। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर्स है वो डिपेंडेंट है। चलिए, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, इसी चीज को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा था। कैसे? जो आपने सेट ऑफ वेक्टर्स बनाया, चलो सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, सेट ऑफ वेक्टर्स बनाया, इसको मैंने यदि एस नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने एस नाम दे दिया, तो यदि आप इस एस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे और वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, इसका मतलब ही यही है कि रैंक इज इक्वल टू वेक्टर्स का मतलब है। और यहां पे हमने बोला था इस केस में कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यदि डिटरमिनेंट ऑफ दिस एस इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। एकदम मक्खन की तरह इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके ना जी, ठीक है, ये सम अप कर दिया मैंने, कुछ भी कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। अब इनको जहां भी यूज करेंगे आप तुरंत फेच करना अपने दिमाग से कि क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। ठीक है, अब आपकी हेडिंग रहेंगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसके अंदर इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। और पहले मैं आपके दिमाग की बत्ती जलाना चाहता हूं, उसके बाद उसके अंदर हम एंटर करेंगे। अब दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी? देखो, सबसे पहले
इसका टाइप लिख लेते कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी तो कैसे होंगी। देखो ऐसे मैं मान लेता हूं a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n xn इज इक्वल टू, इसको नाम दे दिया मैंने b1। दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं a21 x1 प्लस a22 x2 और ये हो जाएगा आपका a2n xn इज इक्वल टू b2 लीनियर इक्वेशन। और n नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नो लीनियर इक्वेशन लेंगे हम m नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें लेना है m। सो दिस इज m1 x1 प्लस m2 x2, ये हो जाएगा a mn xn is equal to bm। so these are the linear equation we have taken। समझिएगा बात को, कितनी इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी सर बिल्कुल, ये जो वेरिएबल्स है ना इनकी पावर क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन है या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन से हो कह सकता हूं मैं सबको यदि एक साथ बोलूं तो यदि आप गौर से फरमाएंगे इन इक्वेशंस को तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ कोएफिशिएंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स है। सो इट्स लाइक ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है ये, है ना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए एक्स प्लस बी ये वाला फॉर्मेट है, वेर ए सारे ये कोफिशिएंट्स की बात करेगा, एक्स सारे वेरिएबल्स की बात करेगा और बी ये वाले कोफिशिएंट्स की बात करेगा। एक्स प्लस बी का फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बोल रहा हूं ना मैं, बिल्कुल बोल रहा हूं। अब यहां पे दो चीजें देखने को है हमारे पास, और वो ये कि जो ए है, इस ए को यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर? सारे कोएफिशिएंट्स, यस और नो? सर a11 a12, यहां पे क्या लिखना है अपने को? a1n, ठीक है। ये कहां तक चलेंगे? ये चलेंगे m1 am2 amn बराबर। ये a को रिप्रेजेंट करेगा, जहां a है ये मैट्रिक्स है आपका राजा जी, ठीक है ना। ओके सर, बिल्कुल समझ में आता है। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। सो दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या आप लिख लेंगे मेरे लिए? बिल्कुल लिख लेंगे सर कि दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जब आप x की बात करोगे, जो आपके पास x लिखा है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, x1 x2 x3। तो ये हम वेरिएबल x1 x2 एंड दिस इज नथिंग बट अप टू xn, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, वेरिएबल्स को शो कर रहा है। क्या इसे वेक्टर बोल सकता हूं? बिल्कुल, वेरिएबल वेक्टर है ये। कोफिशिएंट वेक्टर बोल सकता हूं क्या? हाँ बोल सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात समझ में आई ना कि x कैसे है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जब आप b की बात करोगे तो b आपका ये सारे कोफिशिएंट्स को लेके चल रहा है, b1 b2 अप टू कितनी है टोटल? bm, m इक्वेशंस है, ये लीजिए सब। ये सारे फॉर्मेट समझ गए। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो ये बात जरूरी है देखना कि सर जो आप लिख रहे हैं क्या वो लीनियर सिस्टम है? यस, लीनियर सिस्टम है। क्या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है? जी हाँ, वही है। सर कैसे जज कर सकते हैं? सर आपने शुरुआत में ही बताया था लीनियर अलजेब्रा के कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 या 0, या तो पावर 1 हो या उसकी पावर 0 हो तो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज नॉट। तो इस फॉर्मेट को यदि मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो a x इज इक्वल टू बी, ए भी मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है। अरे यदि a के साथ x का मल्टीप्लाई कर दो ना, इस फॉर्मेट में यदि लिखो यहाँ पे x, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही लाइन निकल के आएगी, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है। यदि ये b जो है हमारा,
बी जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो नहीं होना एक साथ, तो इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं ना। सो दिस इज नथिंग बट द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। और यदि हमारा b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि फॉर्मेट कैसा हो जाएगा यदि b इज इक्वल टू ज़ीरो, सो फॉर्मेट हो जाएगा ax इज इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में हम इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। ये दो टाइप से ही चीज़ों को हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस मतलब या तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन रहेगी या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आती, ठीक है। अब मैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में 3 टाइप की कैटेगरीज लेता हूं। बस वही है आपके लीनियर सिस्टम इक्वेशन में मैट्रिक्स से पूछे जाने वाली इक्वेशंस, या मैट्रिक्स में जो पूछा जाता है, सॉरी ये गेट में जो पूछा जाता है वो यहीं से है। ध्यान से देखना, मैं तीन सेट ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूं आपके सामने। ये 3 इक्वेशन मैंने लिखी है। बहुत बड़ी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते जाइए। ये सेट ऑफ इक्वेशंस है। मैं आपसे बोल सकता हूं कि क्या आप मेरे लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि चुटकियों में करना आपने सीखा है मैथमेटिक्स में। लेकिन ये सारा सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम मैट्रिक्स से करने वाले हैं। जी हाँ, मैट्रिक्स जो हमने किया है, जो रैंक और अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, वो सॉल्यूशन करने के लिए सीखे हैं। शुरुआत में भी चर्चा करते थे ना इस बात की कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की जब चर्चा होगी तो मैट्रिक्स से किया जा सकता है, या जो भी मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो हम पढ़ेंगे उनसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम सोल्व करने जाते हैं तो हम कुछ 3 तरीके की चीज़ें देखते हैं जो मैंने आपके सामने लिखी है, और ये क्या है ज़रा समझिएगा ध्यान से। ग्राफिकली मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। यदि आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। यदि गिवन लाइन को आप इस टाइप से लिख पाएं तो a और b आपके पॉइंट्स है ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, जहां से होके लाइन गुजरती है। इसका मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर है, इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन गुजरेगी x पे पॉइंट a से और y पे पॉइंट b से। ये है आपका a0 और ये है आपका 0b। डेफिनेटली ये लाइन ऐसे होके गुजरेगी थ्रू आउट। आगे बात में ठीक है। तो यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा तो क्या आप इसको, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको आप मेरे लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? इस 4 को आप इधर लाइए क्योंकि इधर 1 बनाना है, सो ये x/4 हो जाएगा साहब, प्लस ये y/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक, तो क्या इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। x पे जो 4 है, y पे 2 है, ये y पे है आपका 2 और ये x पे 4 है और यहाँ से होके एक लाइन गुजर रही है। दिस इज द लाइन। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। सिमिलरली आपके पास सेकेंड लाइन भी है, और सेकेंड लाइन क्या है अब उसको भी लिख लेते हैं हम जरा। क्या इसको मिटा दूं मैं यहाँ से? चलेगा? नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा। जो नोट्स पढ़ेगा उसको मज़ा नहीं आएगा। इसको कर दें, 2 को नीचे लाइए, 3 को नीचे ले जाइए। सो x इज इक्वल टू 2/3 प्लस y इज इक्वल टू 1। यह है ना? ठीक है। यहाँ पे देखो, ये x की ये पॉइंट क्या है? 4 है और ये पॉइंट 2 है। ओके, नाउ अब इन पॉइंट्स की बात करते हैं। कौन से पॉइंट साहब? x पे है 2/3। वेयर इज 2/3? समवेयर हियर। 2/3 ना? हाँ, समवेयर हियर। ओके, और वेयर इज 1? सो 1 इज समवेयर हियर। ओके, सो कुछ मिसिंग है क्या इसमें? लेट मी चेक इट। नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। 2/3, ये 2/3 यहाँ है लगभग। इसको और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इट्स लाइक 2/3 यहाँ आ गया। अब यहाँ से होके लाइन गुजर रही है इन 2 पॉइंट से होके। तो इन 2 पॉइंट से होके जब लाइन गुजरेगी,
लाइक दिस, और ये लाइन भी इधर से आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, ये बात तो तय हो गई। जहाँ पे भी कट करेगी वो पॉइंट इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। चर्चा करी थी हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और आप यदि नॉर्मल मेथड से निकाल भी देख लीजिए, x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिलेगी या साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्रिएट करेगी। सो ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज नथिंग बट द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? और ये एकमात्र सॉल्यूशन होगा तो इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज नथिंग बट द यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी, उनका एक ही सेट मिलेगा कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, सब आता जाएगा, इधर देखते जाओ आप। अब इनके लिए मैं ग्राफिकली आपको शो करने वाला हूं, तो देखते जाओ जरा। ये है इक्वेशंस, क्या है ये वाली इक्वेशन, कहाँ से होके गुजरेगी? x को 4 से गुजरेगी, मतलब x के लिए 4 है, और y के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझते जाइए मेरी बात को। y के लिए ये है 2, यहाँ से आप लाइन गुजार दीजिए साहब, ठीक है ना जी, बिल्कुल ये लाइन मैंने गुजार दी इन दो पॉइंट से। ओके, इसको मैंने 4 नाम दे दिया है और इसको मैंने 2 नाम दे दिया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन यदि आप देखोगे तो 12 को यहाँ से लाओगे तो ये 4 और ओहो ये भी लाइन यहीं से गुजर रही, इन्हीं 2 पॉइंट से ये भी लाइन जा रही है साहब, ठीक है, तो ये भी बना देते हैं। अब आप बताइए, ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गई। जी हाँ, अच्छा पैरेलल लाइन हो गई तो इनके सॉल्यूशन देखिए, ये तो हर जगह मिल रही है, यहाँ इस पॉइंट पे भी मिल रही है, इस पे भी मिल रही है, भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिल रही है ये तो, देखो ना। और जहां दोनों मिल जाए वही सॉल्यूशन कहलाता है। आप सीखिए, जहां 2 लाइन मिल जाए ना वो सॉल्यूशन है। और ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइन है, नॉट ओनली पैरेलल लाइन, ये दोनों एक ही लाइन है, मतलब एक ही पॉइंट से होके गुजर रही है। पैरेलल तो है ही है, बट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है, उन्हीं पॉइंट से ये जा रही है जिस पॉइंट से ये गुजर रही है। सो ये सॉल्यूशन की बात करोगे तो भाई इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्या हो गया राजा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। क्यों बोला मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्योंकि ये 2 लाइन सेम पॉइंट से होके गुजर रही हैं, तो आप देख लीजिए हर पॉइंट पे ये खुद को काट रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि इन इक्वेशंस को, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि यार सर कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, आपने सोल्व किया क्या इसको? अच्छा, तो सोल्व किया तो कैसे किया बताइए मुझे। देखो, इसको सोल्व करना है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, नीचे है 3x प्लस 6y, ये 4 नहीं है, यहाँ पे 12 आएगा साहब, 12, और ये भी सेम टू सेम। तो आप यदि कर दोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाए। कुल मिला के एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। अब देखो, एक लाइन है और 2 वेरिएबल है, क्या आप सोल्व कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, एक लाइन है और 2 वेरिएबल है, सोल्व नहीं कर। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो ना बात? तो इस केस में क्या करेंगे, जब लाइन एक है और वेरिएबल 2 है, तो किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि सपोज इस y को मैंने k मान लिया, सो y को यदि k मान लिया तो यहां से 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, सो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6k। अब k की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए। सोचिए कितने सॉल्यूशंस हैं भाई साहब। k की वैल्यू जो आपकी मर्जी हो, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी रखते जाइए, x की वैल्यू ये होगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। अगेन बात समझ में? चलो अब हम यहाँ आते हैं, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। समझते जाइए, मैं सब समझ कर दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते जाइए बस। अब इनको डिनोट करते हैं, सो 4 से होके गुजरेगी और ये 2 से होके गुजरेगी, सो ये रही लाइन।
ये रही लाइन साहब, ये 4 से होके गुजर रही है और यहाँ 2 से, y पे 2 पे है, x पे 4 पे है। लेट्स कम ओवर हियर। ये वाली लाइन 5/3, ये वाली लाइन 5/3 और 5/6 से होके गुजर रही है। सो 5/3, वेयर इज 5/3? 5/3 ना, एक काम करें, इसको 5 की जगह ऐसा ले ले क्वांटिटी जो इससे कट हो जाएगा। मिनट, इसको 18 ले लेता हूँ मैं, है ना। अब देखो ये जाएगी 6 से होके गुजरेगी, है ना, और ये क्या बोल रहा मैं, ये 6 से और ये 3 से, ये 3 से। तो जब आप ये प्लॉट करोगे तो आप पाओगे ये दोनों लाइन तो वो पैरेलल लाइन हैं। क्या है साहब? ये दोनों पैरेलल लाइन है। यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये देखो, यहाँ के 4 की वैल्यू यहाँ के 2 के बराबर हो गई ना, तो यहाँ 6 की वैल्यू इसके 3 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती, तो इन दोनों का सॉल्यूशन एग्जिट हो ही नहीं सकता। दो पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन हो सकता है क्या? ना, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, नो सॉल्यूशन। बताइए, दो पैरेलल लाइन कहीं पे मीट कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं। तो जिन केसेस में, जिन दो टाइप में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से केस में? जब हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल हो, तो ये लाइंस जो होती हैं ये कंसिस्टेंट होती हैं, और ये जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन वाली, ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, ये दोनों चीजें आपने सीखी है, पढ़ी है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या। व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये कंसिस्टेंसी वाली कंडीशन है। व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनकंसिस्टेंसी इज देयर, है ना। ठीक है साहब, आगे आइए। चलो यहां पे लिख दिया मैंने, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेट टू बी कंसिस्टेंट कब? इफ दे हैव वन और मोर सॉल्यूशंस। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ही कंसिस्टेंट है। ऑन द सेम, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इट इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। सेट ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट करते हैं तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम हुए, तो ये दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम के पार्ट हैं और ये कंसिस्टेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है। कंडीशन क्या थी? ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्स वाई पॉइंट पे मीट करती है। ये दोनों लाइन सेम पॉइंट से होके गुजरती है। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और ये लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस होती है, एग्जैक्ट पैरेलल इक्वेशंस, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस की कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो ये इनकंसिस्टेंट है। अब बात समझ में आई आप? हम क्या स्टार्ट करने जा रहे थे? हम स्टार्ट करने जा रहे थे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने क्या देखा? सर दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमने ये देखा कि हमारे पास सर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो सकती है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है। जब हम इनके अंदर इनको मान के लाइंस लिए, नॉन होमोजीनियस लाइंस मैंने ले ली ना, तो नॉन होमोजीनियस लाइन में आपने देखा कि 3 टाइप की चीजें आपको देखने को मिले। सबसे पहले 2 टाइप की, कि या तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गए या इनकंसिस्टेंट हो गए। कंसिस्टेंट सिस्टम में आपने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन है और मैनी। तो हम कहां थे? हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन कर रहे थे। अब देखो, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप पढ़ रहे हो तो हर बार इस जनरल तरीके से ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्यूशन बताओगे नहीं ना। सेट ऑफ इक्वेशन दिया है और आप ऐसा कर रहे हो तो काम चलेगा नहीं ना, ऐसे तो कतई नहीं कर सकते। ये तो 2 सेट ऑफ इक्वेशंस ही, 3 सेट ऑफ इक्वेशंस होती तो, 4 सेट ऑफ इक्वेशंस होती तो वाट लग जाती ना करने में। तो कोई वाट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब इसे हम रैंक मेथड से करेंगे,
यानी कि मैट्रिक्स का सहारा लेंगे और मैट्रिक्स से हम इसे तुरंत कर देंगे। तो अब अगली क्लास में क्या करूंगा, यही इक्वेशंस उठाऊंगा और मैट्रिक्स वाले फॉर्म से, रैंक वाले फॉर्म से सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, मैनी सॉल्यूशन का मतलब रैंक वाली मेथड में क्या और नो सॉल्यूशन का रैंक वाली मेथड में क्या। तो अगली क्लास में मिलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।